हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम को हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सारी एग्जाम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ के ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो हमारे टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है ये इस यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो बिफोर हम सोलर सिस्टम को स्टडी करें, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको इस यूनिवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड यूनिवर्स होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये सोलर सिस्टम जो है इस ब्रह्मांड में कहाँ पर है। तो हमको समझना जो होगा वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये ब्रह्मांड यूनिवर्स होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए 1927 में 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। आगे चलकर 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इस थ्योरी की विस्तृत व्याख्या की थी। चलिए समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है। इस थ्योरी के अनुसार लगभग आज से 15 अरब वर्ष पहले ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स जो था ये एक बिंदु के अंदर सिमटा हुआ था। आगे चलकर इसमें भयंकर विस्फोट जो है वो देखने को मिला। इस विस्फोट के कारण इस बिंदु के अंदर सिमटा हर एक कण जो था वो फैलता चला गया, जो कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। इसी से ब्रह्मांड की रचना हुई है। इस धमाके में बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि इस प्रभाव के चलते ब्रह्मांड आज भी लगातार फैलता जा रहा है। इसी को क्या कहा गया? बिग बैंग थ्योरी कहा गया। तो ये हमने आसान भाषा में समझ लिया कि बिग बैंग थ्योरी होती क्या है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड की यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मांड का जन्म एक भयंकर महाविस्फोट के चलते हुआ। इसी के लिए इसे महाविस्फोट सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड जो था ये पहले एक बिंदु के अंदर सिमटा हुआ था। एक विस्फोट हुआ जिससे पदार्थों का बिखराव हमको देखने को मिला, जिसके चलते इन पदार्थों के बिखराव में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन आयनों का निर्माण हुआ। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आयनों के देखिए आपस में मिलने से एटम का निर्माण होने लगा। और जब ये एटम आपस में मिले तो इन्होंने नए एटम का निर्माण करना शुरू किया। मतलब नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया हमको देखने को मिली। हाइड्रोजन के आइसोटोप मतलब समस्थानिक जो थे ये आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करने लगे, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हुई। इस न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन से चमकदार पिंडों का निर्माण होने लगा, जिसे तारों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से तारों की उत्पत्ति हुई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जो है कि तारों की जो उत्पत्ति हुई उसके बाद में तारों का जीवन काल कैसे रहता है, कैसे वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हर तारा ब्लैक होल बन जाता है क्या, ये मैं आपको वीडियो के एंड में अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जो है ये हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारी स्टोरी हम कंटिन्यू रख रहे हैं। हमने बात करी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से चमकदार पिंडों का निर्माण हुआ जिन्हें तारों के रूप में जाने जाने लगा। इन्हीं तारों के झुंडों को क्या बोला गया? आकाशगंगा बोला गया, गैलेक्सी बोला गया। और इस प्रकार बहुत सारी गैलेक्सी का निर्माण होने लगा। क्लियर हुआ आपको? तो ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही गैलेक्सी है, बहुत सारी गैलेक्सी है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, ये असंख्य आकाशगंगाओं में से एक आकाशगंगा जिसका नाम है मिल्की वे, उस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। क्लियर? तो ये हमने डिस्कस किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी हमने अच्छे से डिस्कस करी। इसका प्रतिपादन किसने किया, इस थ्योरी को किसने दिया है? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा भी ब्रह्मांड से रिलेटेड अलग अलग थ्योरी है। एक है स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसे किसने दिया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। थॉमस गॉल्ड, हरमन बांडी और फ्रेड हॉयल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं दोलन सिद्धांत भी हमको देखने को मिलता है। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एलन संडेज ने इसका प्रतिपादन किया है। तो ये तीनों सिद्धांत ध्यान रखिएगा किस किसने दिए हैं, ये हमको क्लियर हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं यहाँ से। तो हमको एक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा इस ब्रह्मांड की हायरार्की क्या है, ये हमने अच्छे से डिस्कस की कि एक सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। उसके अंदर हमको बहुत सारी गैलेक्सी देखने को मिलती है और इन गैलेक्सियों के अंदर क्या है? बहुत सारे तारे हैं। उन्हीं में से एक तारा हमारा सूर्य है जो कि सोलर सिस्टम का हिस्सा है। और इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स और मून पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने यूनिवर्स की बात करी, ब्रह्मांड की बात करी, तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, कॉस्मोस। कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है? संसार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
ब्रह्मांड का एक दूसरा नाम कॉस्मोस है। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो कि इसी आकाशगंगा में स्थित सौर मंडल का एक हिस्सा है। तो चलिए अब बारी है हमारे सोलर सिस्टम को डिस्कस करने की। सौर मंडल सोलर सिस्टम को डिस्कस करें तो ये एक सूर्य, पृथ्वी, बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स, मून्स, सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, इन सब का एक परिवार है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूर्य है ये एक पिता की तरह काम कर रहा है और इसके 8 संतानें हैं, जो कि क्या है, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। तो इस सोलर मंडल में सूर्य एक तारा है, स्टार है, और इसमें 8 प्लैनेट हैं। ये 8 प्लैनेट के नाम आप सभी को पता भी होंगे, बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, फिर नंबर आता है हमारी पृथ्वी का अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, और लास्ट में आता है वरुण, जिसे बोला जाता है नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं। ये सभी प्लैनेट जो है पैराबोलिक पाथ, परवलयाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारे सोलर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। एनर्जी और लाइट जो है वो हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। इस आधार पर अगर हम इन सेलेस्टियल बॉडी को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हो गए तारे और दूसरे हो गए ग्रह। तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है? देखिए, बहुत छोटा सा अंतर है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा, अपनी खुद की लाइट होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है, तारा कहा जाता है। वहीं पर ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा, प्रकाश नहीं होता है, ये प्रकाश लाइट के लिए सूर्य के समान तारों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लेनेट या फिर ग्रह कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सौर मंडल के सभी एलिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सन की बात करते हैं। तो सन जो है ये क्या है? एक स्टार है, जिसे सोलर सिस्टम का क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। इसका डायमीटर कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु डिस्कस करें तो अभी लगभग ये 4.7 अरब वर्ष का है। सूर्य के द्रव्यमान में इसके मास के अंदर 70% लगभग हाइड्रोजन है और 27% के आसपास इसमें हीलियम है। क्लियर? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। सीधे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। अब देखिए, सोलर सिस्टम में हमने बात करी कि एक सन है और उसके साथ में देखिए 8 प्लेनेट हैं। तो ये सभी जो है ये अपने एक्सिस पे क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो सन भी घूम रहा है। सूर्य जो है अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमता रहता है, रोटेटिंग करता है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। सूर्य का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उसका मून नहीं है। जैसे हमारे अर्थ का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। उस तरीके से सूर्य का कोई भी मून, कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सेंटर का तापमान जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। लगातार सन के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन जो है वो चलती रहती है। हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण करते रहते हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो निकलती रहती है। इसीलिए सूर्य के केंद्र, सेंटर का जो तापमान होता है वो बाह्य परत जो होती है उसकी फोटोस्फीयर, उससे सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य का जो हमको भाग दिखाई देता है वो कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर वाला पार्ट दिखाई देता है, जिसे प्रकाश मंडल के रूप में जाना जाता है। इस फोटोस्फीयर का भी जो भारी भाग है वो केवल सूर्य ग्रहण, सोलर एलिप्स के समय ही हमको दिखाई पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है? किरिट या फिर कोरोना कहा जाता है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स, साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नामक एक अंतरिक्ष यान जो है वो अंतरिक्ष में भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट का लक्ष्य क्या था? डिटेल के साथ सूर्य की स्टडी करना। नासा के मुताबिक अप्रैल 2021 को यह स्पेसक्राफ्ट जो है सूर्य की भारी वाली वायुमंडल जो है कोरोना, उसके अंदर घुस गया है और सूर्य को स्पर्श करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बना है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने भी सन की स्टडी के लिए अपना पहला सोलर मिशन जो है आदित्य L1 वो लॉन्च किया था, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? सन की डिटेल में स्टडी करना। क्लियर? यहाँ पर हमने देखिए फोटोस्फेयर की बात करी। फोटोस्फेयर जो है ये होता क्या है? ये एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% जो है वो हाइड्रोजन होती है, 9% हीलियम होती है और 1% हैवी एलिमेंट्स होते हैं। फोटोस्फेयर जो होता है ये सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फोटॉन्स की अधिकता पाई जाती है। सन का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है
सेंटर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। इसके बाद इसकी सेकेंड लेयर आती है रेडिएक्टिव जोन, तीसरी आती है कन्वेक्टिव जोन, चौथे नंबर पर आता है फोटोस्फेयर, पांचवी जो लेयर होती है इसकी वो होती है क्रोमोस्फेयर, ये हम सन के सेंटर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। छठी जो लेयर होती है वो होती है कोरोना, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, वो यहाँ तक पहुँच चुका है। इसके बाद अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट जो है वो इसके अंदर अभी तक नहीं जा पाया है। कोरोना लेयर के बाद अगली लेयर आती है सनस्पॉट, जिसे सौर कलंक या सौर धब्बा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने करी थी, गैलीलियो ने करी थी, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसके बाद अगली जो लेयर आती है वो आती है ग्रेन्युल्स की, और लास्ट में आती है प्रोमिनियंस। तो ये सन की हमने अंदर से बाहर तक की सारी लेयर्स को डिस्कस किया है। तो इनके सीक्वेंस से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करी। आगे अब स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके सभी प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए, ग्रह जो है उन्हीं आकाशीय पिंडों सेलेस्टियल बॉडीज को माना जाता है जो कि अपनी एक निश्चित ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ग्रह जो होते हैं ये अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं, साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाते रहते हैं। ग्रह का अपने एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रोटेशन। वहीं पर सूर्य के चारों तरफ इनका चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है, मतलब रिवॉल्यूशन। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहला ग्रह जो आता है जो सूर्य के सबसे पास है वो कौन सा है? मरकरी है, बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसी के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे छोटा ग्रह भी है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। मरकरी जो है ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय सिर्फ 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। इसकी सूर्य की परिक्रमा करने की जो गति होती है वो सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। इस ग्रह में दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट होते हैं। वहीं रातें जो होती है वो स्नोई नाइट्स होती है, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली होती हैं। मरकरी के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी के साथ साथ इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर का अभाव हमको देखने को मिलता है, मतलब एटमॉस्फेयर भी वहाँ पर नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध और शुक्र ग्रह जो है, मरकरी और वीनस, इन्हें आंतरिक ग्रह मतलब इंटीरियर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। हमने बात करी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर की देखिए अब्सेंस होने के कारण बुध पर जीवन जो है वो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि यहाँ पर दिन जो होता है वो बहुत एक्सट्रीमली हॉट होता है और रातें जो होती है वो बर्फीली होती हैं। मरकरी का एक दिन जो है वो हमारी पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। तो ये मरकरी को हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अगला जो ग्रह आता है, अगला प्लेनेट आता है, वो आता है वीनस। ये प्लेनेट जो है ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक हैं। ये सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। वीनस जो है शाम को पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन में और सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। भोर का तारा कहा जाता है वीनस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि इवनिंग स्टार के रूप में इनमें से किस ग्रह को जाना जाता है, तो वीनस को जाना जाता है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आकार में, घनत्व में, व्यास में, डेंसिटी में बिल्कुल पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। वीनस की बात करें तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर हमको देखने को मिलता है। इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। लगभग 90 to 95% हमको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर कुकर जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए वीनस को सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। हॉटेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? वीनस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भले ही मरकरी जो है वो सन के सबसे पास में है, बट वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और वीनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है, बट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जो कि एक प्रेशर कुकर जैसा काम करती हैं और वीनस पे बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो उत्पन्न कर देती हैं। इसीलिए इसे हॉटेस्ट प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, वीनस के चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल जो है वो देखने को मिलते हैं। डेंस क्लाउड हमको देखने को मिलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। ये चीज़ पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल जो है वो पाए जाते हैं, तो कौन सा है? वीनस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर वीनस की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कस करें तो वीनस और यूरेनस जो दो ग्रह हैं, इन दोनों की जो रोटेशन डायरेक्शन होती है, मतलब घूर्णन दिशा जो होती है, जो अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं, ये विपरीत डायरेक्शन होती है। मतलब सौर मंडल में ये दोनों ग्रह जो हैं ये अपने एक्सिस पर पूरब से पश्चिम की डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं।
वहीं बाकी सारे ग्रह जो हैं 6 ग्रह, ये सभी वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। शुक्र और अरुण, वीनस और यूरेनस, ये दोनों पूरब से पश्चिम में घूर्णन करते हैं। वहीं बाकी सारे ग्रह जो है ये पश्चिम से पूरब की तरह घूर्णन करते हैं। क्लियर हो गई रोटेशन डायरेक्शन आपकी? तो इन ग्रहों की रोटेशन डायरेक्शन जो है ये दिमाग में रखिएगा। मरकरी के समान ही वीनस का कोई भी उपग्रह जो है वो नहीं है, कोई भी मून नहीं है। वीनस ग्रह जो है इसका परिक्रमण काल जो होता है, मतलब रिवॉल्यूशन पीरियड, कि सूर्य की परिक्रमा जो है ये कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो 225 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो पूरी करता है। वहीं पर इसका घूर्णन काल जो है कि अपने एक्सिस पर एक चक्कर जो है ये कितने टाइम में पूरा करता है, तो 243 दिनों में ये एक चक्कर पूरा करता है। और पूरे सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है वो इसी ग्रह का होता है, 243 अर्थ डे का। जैसे हमारे पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। वहीं पर ही वीनस पर 243 अर्थ डे का एक दिन होता है। इतना स्लो ये घूर्णन करता है। शुक्र ग्रह में सबसे लंबे दिन और रात हमको देखने को मिलते हैं। पौराणिक काल में शुक्र ग्रह को लूसीफर के नाम से जाना जाता है। तो ये वीनस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करें। अब सौर मंडल में जो तीसरे नंबर पर ग्रह हमको देखने को मिलता है वो है हमारी पृथ्वी, अर्थ। तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। अर्थ जो है ये आकार की दृष्टि से हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरे स्थान पर आता है। पृथ्वी हमारे एक्सिस पर 23.1/2 डिग्री जो है वो झुकी हुई है। वहीं ध्रुवों पर पोल्स के पास में थोड़ी चपटी दिखाई देती है। पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर हमको जीवन देखने को मिलता है। अर्थ में जल की अधिकता होने के कारण स्पेस से देखने पर अर्थ नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का घूर्णन काल अगर हम देखें, रोटेशन टाइम, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का है, मतलब एक दिन। वहीं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमण काल अगर हम डिस्कस करें, रिवोल्यूशन टाइम, तो वो है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, जो कि लगभग 1 वर्ष का होता है। क्लियर हुआ आपको? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सोलर ईयर के रूप में जाना जाता है, सौर वर्ष के रूप में उसे जाना जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र मून है, जिसे बोला जाता है चंद्रमा। पृथ्वी की रेडियस अगर हम देखें तो कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ये रेडियस एग्जाम में पूछ ली थी कि अर्थ की रेडियस कितनी है, तो 6371 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर हम देखें तो 8 प्रकाश मिनट दूर पर देखिए अर्थ स्थित है। कितना? 8 प्रकाश मिनट दूर। पृथ्वी अपने एक्सिस पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। अगर हम 1 घंटे में देखें तो कितना डिग्री घूम जाती है? 15 डिग्री घूम जाती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये अर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम अर्थ का जो उपग्रह है एकमात्र चंद्रमा, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उनमें से कुछ ग्रहों के ही उपग्रह हमको देखने को मिलते हैं। मरकरी, वीनस, इनके कोई भी उपग्रह हमको नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम मंगल को पढ़ने वाले हैं, मार्स को पढ़ने वाले हैं, उसके 2 उपग्रह हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की रेडियस जो है वो कितनी है? 1737.1 किलोमीटर है, मतलब 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल प्लैनेटॉइड है। और मून जो है, चंद्रमा जो है, ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर है। सूर्य के बाद चंद्रमा जो है आसमान में सर्वाधिक चमकने वाला उपग्रह है। इसका साइज अगर हम देखें तो पृथ्वी का 1/4 भाग होता है। ये लगभग हर 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? चंद्र बाह्यमंडल, मतलब लूनर एक्सपोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा ही है। पृथ्वी से चंद्रमा जो है वो गोल दिखाई देता है, पर यह पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये अंडे आकार का एक शेप है। इसका आकार जो है वो अंडे के भांति होता है। चंद्रमा का तापमान जो है दिन के समय में 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात को चंद्रमा का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो इतना टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। चंद्रमा पर 14 दिनों का एक दिन होता है और 14 दिनों की ही रात होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा जो है 28 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा पर ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग
वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला कदम रखा था 1969 में। और एडवर्ड बज़ एल्ड्रिन जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता होता है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो वो कौन है? एडवर्ड बज़ एल्ड्रिन। तो ये हमने अर्थ और उसका जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसको अच्छे से स्टडी किया। आगे बात करते हैं, अगला ग्रह आता है मार्स, मंगल। यह ग्रह जो है आकार साइज की दृष्टि से सौर मंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर आता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिनों का समय लगता है। अगर हम मार्स की मिट्टी को लेकर डिस्कस करें तो इसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड की अधिकता देखने को हमको मिलती है, जिसके कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की मिट्टी में उपस्थित आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह जो है वो लाल क्यों है? क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 5% अन्य गैसें देखने को मिलती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी गैसें का मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। मंगल ग्रह अपने एक्सिस पर 25 डिग्री जो है वो झुका हुआ है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ही दिन और रात हमको देखने को मिलते हैं। मार्स के 2 उपग्रह हैं, 2 मून हैं। कौन कौन से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो जो है ओलंपस मॉन्स, वो मंगल ग्रह पर ही स्थित हैं। इसी के साथ साथ सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, वह भी मंगल ग्रह में ही स्थित हैं। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर हमने निक्स ओलंपिया की बात करी, तो ये ऐसा समझिए कि माउंट एवरेस्ट जो है उससे 3 गुना ऊंचा है। तो कितना ऊंचा पर्वत है ये? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि मंगल ग्रह में स्थित है। तो ये मार्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अगला ग्रह आता है, हमारा अगला प्लेनेट आता है बृहस्पति, जुपिटर। यह प्लेनेट जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है। यह सूर्य के दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर आता है। इस ग्रह का जो घूर्णन समय है, रोटेशन पीरियड है, अपने एक्सिस पे जो एक चक्कर लगाना होता है, वो सबसे कम है। बृहस्पति, जुपिटर जो है ये लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है, जबकि अपने एक्सिस पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, सोलर सिस्टम में सबसे छोटा दिन इसी ग्रह पर हमको देखने को मिलता है, लगभग 10 घंटे का। क्लियर हुआ आपको? हमने डिस्कस किया था जो वीनस है वो अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, तो सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात हमको वहाँ पर देखने को मिलती है, वीनस पर। और सबसे छोटा दिन जो है वो हमको कहाँ पर देखने को मिलता है? बृहस्पति पर देखने को मिलता है, लगभग 10 घंटे का। बृहस्पति ग्रह के कुल 95 उपग्रह हैं, 95 मून हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वो बहुत ही छोटे आकार के हैं। देखिए फ्रेंड्स, बृहस्पति मतलब जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों के उपग्रह जो है वो लगातार देखिए उनकी खोज जारी है और समय समय में इनके उपग्रह जो है नए नए मिलते रहते हैं, तो इनकी संख्या जो है वो परिवर्तित होती रहती है। तो इन उपग्रहों की जो संख्या है वो परिवर्तित होती रहती है, तो आप इनको अपडेटेड रखिएगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जुपिटर के कुल 95 उपग्रह हैं, 95 मून हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें से? गैनीमीड, कैलिस्टो, लो, यूरोपा, ये इसके इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा मून जो है वो कौन सा है? गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह की जो खोज है जुपिटर की वो किसने करी है? गैलीलियो ने करी है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हम डिस्कस करेंगे। जुपिटर की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो हमारे सौर मंडल की सबसे ज़्यादा है, 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? देखिए, वो वेलोसिटी वह वेग होता है जिसमें किसी पिंड को प्रक्षेपित करने पर वह उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल जाए, वह उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल जाए और वापस लौटकर ही ना आए। इसे ही क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमारी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और बृहस्पति की कितनी है? 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी रफ्तार से बृहस्पति से कोई चीज़ फेंकी जाए तो वो वापस बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में नहीं आएगी। और ये एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या है? वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए इसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है। जुपिटर के वायुमंडल में हमको हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें देखने को मिलती हैं। नासा द्वारा जुपिटर के अध्ययन मतलब उसकी स्टडी के लिए 2011 में जूनो नामक एक अंतरिक्ष यान जो है वो भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति जुपिटर के अध्ययन के लिए नासा द्वारा कौन सा स्पेस सैटेलाइट भेजा गया था? जूनो। क्लियर? तो ये हमने जुपिटर को अच्छे से स्टडी किया, जहाँ पर एक दिन जो होता है वो 10 घंटे के बराबर होता है। अब बात करते हैं हम सैटर्न की, शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है, सैटर्न जो है, ये आकार में हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे स्थान पर आता है। शनि ग्रह के चारों ओर हमको रिंग्स देखने को मिलती हैं, वलय छल्ले देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये वलय जो है इस ग्रह की एक प्रमुख विशेषता है। यह ग्रह जो है येलो कलर का दिखाई देता है। शनि का ऊपरी वायुमंडल जो है वो पीली अमोनिया के कणों की परत से घिरा होता है, इसीलिए हमको यह येलो दिखाई देता है। सैटर्न में रिंग क्रॉसिंग की घटना जो है हमको देखने को मिलती है। इसमें लगभग प्रत्येक 15 वर्ष में एक खगोलीय घटना जो है हमको देखने को मिलती है, जिसमें शनि ग्रह के छल्ले जो होते हैं, ये रिंग्स जो होती है, वो कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती हैं। सैटर्न के वायुमंडल एटमॉस्फेयर में बृहस्पति के समान ही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया ये गैसें पाई जाती हैं। इस कारण से इसे बॉल ऑफ गैसेस भी कहा जाता है, गैसों का गोला। 1955 में शनि ग्रह के वलयों का सटीक वर्णन जो है, मतलब शनि ग्रह की जो रिंग्स हैं उसका सटीक वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? क्रिस्टियन ह्यूजेंस हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था अभी लेटेस्ट एसएससी के अंदर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने ही शनि के सबसे बड़े और सबसे पहले उपग्रह टाइटन की खोज की थी। क्लियर? सैटर्न का अगर हम देखिए घूर्णन काल डिस्कस करें, रोटेशन टाइम डिस्कस करें, तो वो 10 घंटे 40 मिनट का है। वहीं अगर हम परिक्रमण काल डिस्कस करें, रिवोल्यूशन टाइम, वो कितना है? 29 वर्ष का है। 29 वर्ष में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह जो था वो कौन सा था? टाइटन था। अभी वर्तमान में इसके कुल उपग्रह कितने हैं? 146 हैं। 146 मून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा मून जो है वो किस ग्रह के हैं, किस प्लेनेट के हैं? सैटर्न के हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। समय समय पर ये आंकड़ा चेंज हो सकता है, तो आप इस चीज़ को लेकर ज़रूर अपडेटेड रहिएगा। हमने शनि ग्रह के उपग्रह मून्स की बात करी, तो सैटर्न का एक मून है जिसका नाम है एन्सेलेडम। इस मून पर सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं। सैटर्न का सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा मून जो है वो कौन सा है? टाइटन है। वहीं पर इस सौर मंडल का ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। दूसरा है टाइटन। सैटर्न का एक और उपग्रह है, एक मून और है, फोबे। ये सैटर्न के अन्य उपग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में सैटर्न की परिक्रमा करता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, फोबे। क्लियर? तो ये सैटर्न को हमने अच्छे से पढ़ा। आगे अब बात करते हैं, अगला ग्रह आता है हमारा यूरेनस, जिसे बोला जाता है अरुण। यह ग्रह जो है साइज में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर पर आता है। इस ग्रह की खोज किसने करी थी? सर विलियम हर्शेल ने की थी। ये जो प्लेनेट है ये सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगाता है और इस ग्रह के अभी तक ज्ञात अगर हम उपग्रह देखें, मून देखें, तो वो कितने हैं? 27 हैं। यहाँ पर इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता हमको देखने को मिलती है। इस वजह से ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। यूरेनस जो है ये अपने एक्सिस पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह या लेइंग प्लेनेट भी कहा जाता है। इस ग्रह में हमको एक विचित्र घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर जो सूर्योदय होता है वो होता है पश्चिम से, और सूर्यास्त जो होता है वो कहाँ पर होता है? पूरब में होता है। ये ग्रह जो है अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसीलिए हमको ये घटना देखने को मिलती है। यूरेनस में भी देखिए फ्रेंड्स, शनि मतलब सैटर्न की तरह ही हमको रिंग्स देखने को मिलती हैं। यूरेनस में हमको 5 रिंग देखने को मिलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। ये 5 हमको रिंग देखने को मिलती हैं। यूरेनस सौर मंडल का दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ पर अभी तक ज्ञात जो टेम्परेचर हैं वो कितना है? -224 डिग्री सेल्सियस हैं। तो हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है? यूरेनस है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये आकार में हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे आखिरी में आता है 8वें नंबर पर। इस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, 165 साल का। 1846 ईस्वी में ली वेरियर के पैरामीटर्स के आधार पर जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की है।
ये सूर्य से दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह है। इसे एयर प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, वायुवीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये ग्रह जो है हरे नीले रंग का दिखाई देता है। और इस ग्रह के अभी तक ज्ञात उपग्रहों की बात करें तो वो कितने हैं? 14 हैं। ट्राइटन उपग्रह जो है वो नेपच्यून का एक प्रमुख उपग्रह है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम मून डिस्कस करें, उपग्रह डिस्कस करें, तो वो कौन सा है? ट्राइटन है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेपच्यून की जो कक्षा है, क्लास है, उससे बहुत आगे तक बर्फीले पिंडों का एक डोनेट के आकार का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? कुइपर बेल्ट कहा जाता है या फिर काइपर घेरा, जो कि अधिकांशतः बोने ग्रह और धूमकेतुओं का घर माना जाता है। तो कुइपर बेल्ट जो है ये दिमाग में रखिएगा, नेपच्यून की कक्षा से बहुत आगे तक बर्फीले पिंडों का एक डोनेट आकार का क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एसएससी के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पर नेपच्यून प्लेनेट को हमने अच्छे से डिस्कस किया। ये सौर मंडल के हमने 8 ग्रहों को अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूटो की, जिसे अगस्त 2006 से पहले सौर मंडल के ग्रह के रूप में जाना जाता था। बट अगस्त 2006 के बाद से इसका प्लेनेट का दर्जा जो है वो छीन लिया गया। प्लूटो की खोज जो है 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की थी। इसे सौर मंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह जो है वो माना गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा जो है वो छीन लिया। प्लूटो को वामन ग्रह या फिर बोना ग्रह, डॉफ प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्लूटो खगोलीय पिंड या फिर बोने ग्रह अगर हम बोलें इसको, तो प्लूटो के 5 प्राकृतिक उपग्रह हैं, 5 इसके मून हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में रखिएगा चारोन है, जो कि प्लूटो का सबसे बड़ा मून है, सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा है? चारोन। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चारोन क्या है? प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो प्लूटो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ प्लैनेट्स की, आंतरिक पार्थिव ग्रह और बाह्य जोवियन ग्रह की। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव ग्रह जो है, यह ग्रह सूर्य के निकट होते हैं। सूर्य के निकटता के कारण यहाँ पर अत्यधिक तापमान देखने को मिलता है। आकार में थोड़े छोटे होते हैं और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो कम होती है। वहीं पर हम बाह्य जोवियन ग्रह की बात करें तो इन ग्रहों का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है। सूर्य से दूरी होने के कारण यहाँ पर पार्थिव ग्रहों की अपेक्षा तापमान हमको कम देखने को मिलता है। आकार में ये ग्रह जो होते हैं वो बड़े होते हैं और इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिवीजन ऑफ प्लैनेट दिमाग में रखिएगा, कौन से ग्रह जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं और कौन से ग्रह जो हैं वो जोवियन प्लैनेट में आते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, इन प्लैनेट्स का क्रम जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ग्रहों का क्रम सूर्य के दूरी के अनुसार भी पूछा जाता है और ग्रहों का क्रम जो है वो उनके आकार के अनुसार भी पूछा जाता है। तो ग्रहों का क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार तो आप सभी को पता ही होता है। सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस, फिर अर्थ, मंगल जिसे मार्स कहा जाता है, जुपिटर, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूरी के अनुसार। पर ग्रहों का क्रम जो है उनके आकार के हिसाब से भी पूछा जाता है, जहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो अक्सर क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो आकार के अनुसार अगर हम बढ़ते क्रम में देखें, सबसे पहले छोटा आकार वाला ग्रह और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता चला जाए, तो आकार में सबसे छोटा है मरकरी, बुध ग्रह। फिर आता है नंबर मंगल का, तीसरे नंबर पर आता है शुक्र, वीनस, चौथे नंबर पर पृथ्वी, पांचवें पे आता है नेपच्यून, छठे पे आता है अरुण मतलब यूरेनस, सातवें पे आता है सैटर्न और आठवें पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति का आकार सबसे बड़ा। सेकेंड नंबर पर सैटर्न मतलब शनि का। तीसरे नंबर पर आता है अरुण मतलब नेपच्यून का। आगे देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग ग्रहों पर हमको गैसों की उपस्थिति जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ हमको हाइड्रोजन का हल्का आवरण देखने को मिलता है। शुक्र पे बात करें तो वहाँ पर 96% CO2 है और सल्फर डाइऑक्साइड के बादल जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हमको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो वो लगभग 78% हैं, ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% हैं, ऑर्गन की बात करें तो 0.9%। मंगल ग्रह में अगर हम देखें तो वहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन हमको देखने को मिलती हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है। 98% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन होती तो मंगल पर जीवन जो है वो संभव होता। इसीलिए वैज्ञानिक जो है वो मंगल पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग ग्रहों की घूर्णन की अवधि और परिक्रमण की अवधि से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
मैं आपसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा पॉइंट। सबसे पहली चीज, बुध ग्रह जो है, मरकरी जो है, उसकी परिक्रमण अवधि जो है वो सबसे कम है। 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की, जो कि है वीनस, जिसकी घूर्णन अवधि जो है अपने एक्सिस पे ये एक चक्कर जो है 243 दिन में लगाता है। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है और रात होती है वहाँ पर, सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कहाँ पर होता है? शुक्र पर होता है, वीनस पर होता है। पृथ्वी पर चूंकि हम रहते हैं तो पृथ्वी का आपको पता होना चाहिए कि घूर्णन अवधि कितनी है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और परिक्रमण की अवधि जो है, मतलब सूर्य का एक चक्कर जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगता है। ठीक है। मंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए इसका डेटा जो है थोड़ा सा अर्थ से सिमिलर है। तो मंगल की जो घूर्णन की अवधि है वो 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड है। वहीं पर ही परिक्रमण की अवधि जो है वो लगभग 687 दिन की है। इसके बाद हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर की घूर्णन की अवधि जो है वो सबसे कम है, मतलब सबसे छोटा दिन होता है बृहस्पति पर, 9 घंटे 55 मिनट का। एंड लास्ट में जो नेपच्यून है, उसकी परिक्रमण की अवधि जो है, सूर्य की परिक्रमा जो है उसको लगाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है वरुण को, नेपच्यून को। 165 साल में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो ये रोटेशन और रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे देखिए, जल्दी से हम नंबर ऑफ मून्स को लेकर भी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला ग्रह आता है मरकरी, वहाँ पर कोई भी मून नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के भी कोई भी देखिए मून नहीं है। अर्थ का एक मून है चंद्रमा। मार्स के 2 हैं, फोबोस और डाइमोस। जुपिटर के 95 मून्स हैं, जिसमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है और ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये चंद्रमा से 2.2 गुना है। सैटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पर 146 उपग्रह देखने को मिलते हैं। और सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। यूरेनस में 27 और नेपच्यून में 14। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मून्स दिमाग में रखिएगा। लास्ट में कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करूंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, बिग क्रंच क्या होता है, सुपरनोवा क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो ये कुछ टर्म हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो छोटा सा पार्ट है, जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमेट की। इनको हिंदी में बोला जाता है धूमकेतु। ये सौरमंडल की एक बॉडी, एक निकाय है जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैसों के बने होते हैं, जो कि ग्रहों के समान ही सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। कुछ फेमस अगर हम कॉमेट डिस्कस करें, हेली नाम का कॉमेट जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, टेम्पल 1, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेट के नाम है। ठीक है। इसके बाद अगली टर्म आती है हमारी बिग क्रंच। बिग क्रंच क्या होता है? बिग क्रंच से हम ये समझते हैं कि ब्रह्मांड जो है ये प्रेजेंट समय में क्या कर रहा है? फैल रहा है। बाद में ये विस्तार जो है ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा और फिर ये ब्रह्मांड सिकुड़ना चालू कर देगा और धीरे धीरे क्या होगा? कंप्रेस होता चला जाएगा। ब्रह्मांड में सभी चीज़ें जो है एक दूसरे के पास आती जाएगी और ये ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे वह बिग बैंग थ्योरी के पहले था। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं बिग क्रंच। अभी जो ब्रह्मांड कर रहा है कि लगातार फैल रहा है, उसका विपरीत होता चला जाएगा, उसी को बोलते हैं बिग क्रंच। क्लियर हो गया होगा आपको? इसके बाद अगली टर्म आती है एस्ट्रोनॉमी। ये तो सभी को पता ही है, खगोल विज्ञान। ये एक प्रकार का विज्ञान साइंस है जिसमें हम आकाशगंगा, मिल्की वे, तारों, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? अगली टर्म आती है सुपरनोवा। सुपरनोवा को हम लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में भी पढ़ेंगे, बट हम अलग से भी इसको क्लियर कर लेते हैं। यूनिवर्स में तारों के भयंकर विस्फोट को ही क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। यह आकाशगंगा में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कुछ समय के लिए यह पूरी आकाशगंगा को धुंधला कर देता है और फिर धीरे धीरे यह खुद क्या हो जाता है? धुंधला होता जाता है। क्लियर? तो सुपरनोवा क्या है? यूनिवर्स में तारों के भयंकर विस्फोट को ही सुपरनोवा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड की। एस्ट्रॉइड को हिंदी में बोला जाता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये खगोलीय पिंड होते हैं, सेलेस्टियल बॉडी होती है, जो कि ब्रह्मांड में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और उल्का पिंड जो होती है उनसे बड़े होते हैं। इस दुनिया में खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह जो था वो कौन सा था? सेरस था, जिसे 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था, जिसे शुरुआत में एक नया ग्रह जो है वो माना जाता था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया। इसके बाद हम देखिए आगे एस्ट्रॉइड बेल्ट को लेकर डिस्कस करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सोलर सिस्टम में बिखरे हुए बहुत सारे शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉइड जो है वो पाए जाते हैं। इस बेल्ट में हमको बहुत सारी चट्टानें जो है वो देखने को मिलती है, और वो क्या है? शुद्ध ग्रह ही हैं, एस्ट्रॉइड ही हैं। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये हमारे सोलर सिस्टम में जो मार्स है और जुपिटर हैं
उसके बीच की कक्षा में देखने को मिलती हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो आंतरिक ग्रहों और बाहरी ग्रहों को भी अलग करते हैं। क्लियर हुआ आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है? इसकी लोकेशन जरूर दिमाग में रखिएगा। मार्स और जुपिटर के बीच की कक्षाओं में एस्ट्रॉइड बेल्ट हमको देखने को मिलती हैं। अब आगे देखिए, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की, जिसमें हम ब्लैक होल के बारे में भी जानेंगे, आदि तारा क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, रेड जाइंट क्या होता है, लाल दानव तारा उसके बारे में भी जानेंगे। मतलब कंप्लीट एक तारे की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब बिग बैंग हुआ था तब भयंकर विस्फोट हुआ, वहाँ पर बहुत सारे आयंस निकले और आयंस ने अलग अलग एटम्स बना दिए। ठीक है, तो उन्हीं एटम्स में हमको हाइड्रोजन देखने को मिली। तो जब आकाशगंगा में जो मौजूद हाइड्रोजन के बादल थे ये पास आकर काफ़ी बड़े बादल का निर्माण करने लगे। तो हाइड्रोजन के बादलों का पास आना, स्टार की ये अवस्था जो है ये क्या कहलाती हैं? प्रोटो स्टार कहलाती हैं, आदि तारा। तारा एक्चुअली में होता क्या है? घना बादल ही होता है। तार की इस अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केंद्र में हाइड्रोजन के एटम्स जो है वो आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। इसे ही हम नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इससे बहुत सारी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। इसी अवस्था को तारा या फिर स्टार कहा जाता है। इसे तारे की जो है वो जवानी के रूप में देखा जाता है। कई लाखों सालों के बाद एक समय ऐसा आता है जब केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन जो है वो पूरी तरीके से बर्न हो जाती हैं और सिर्फ हीलियम ही रह जाती हैं। तब ये स्टार जो है वो लाल रंग का हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेड जाइंट कहा जाता है। इसके बाद केंद्र में मौजूद हीलियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करने लगती हैं और कार्बन का निर्माण होने लगता है और केंद्र में समय के साथ आयरन एटम भी बनने लगते हैं। इस अवस्था में रेड जाइंट जो है वो कोलैप्स कर जाता है और जोरदार ब्लास्ट हमको देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। यह स्टार की लाइफ का अंत ही माना जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बचा विशाल तारे का केंद्र होता है, अगर उसका मास सूर्य के मास के 3 गुना तक है तो यह विशाल तारे का केंद्र जो है ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। और जब इस विशाल तारे का केंद्र का मास सूर्य के मास के 6 गुने से अधिक होता है तो यह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ कि कब तारा जो है वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है और कब ब्लैक होल बनता है। तो तारे की इसी अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा हो जाता है कि यह अपने में से लाइट को भी रिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ब्लैक होल क्या होता है? इस ब्लैक होल में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि यह अपने आप में से लाइट को भी रिफ्लेक्ट करना बंद कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। क्लियर हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के ब्लैक होल का नाम क्या है? सेजिटेरियस ए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन अभी तो नहीं पूछा गया पर पूछा जा सकता है। 1971 में पहला ब्लैक होल खोजा गया था जिसका नाम क्या था? सिग्नस X1। सन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले ब्लैक होल होने का प्रिडिक्शन किया था, जबकि ब्लैक होल शब्द जो है वो 1967 में J.A. व्हीलर के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल शब्द की उत्पत्ति जो है वो 1967 में हुई। किसके द्वारा? J.A. व्हीलर के द्वारा। और ब्लैक होल का प्रिडिक्शन जो है वो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था 1916 में। क्लियर? तो ये हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टार को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हर एक स्टार जो होता है वो अपनी लाइफ के एंड में ब्लैक होल में ही कन्वर्ट नहीं हो जाता है। अगर उस स्टार का साइज़ जो है वो सूर्य के मास के बराबर या फिर उससे 2-3 गुना तक है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन के रह जाता है। पर अगर उसका मास सूर्य के मास का 6 गुना से ज़्यादा होता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा सन जो है ये अपने देखिए लाइफ के एंड में ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। ये एक छोटा तारा है इसलिए ये ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये सोलर सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इससे बाहर आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उतनी आपको अच्छे से स्टडी करना है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इस टॉपिक के जो मैंने आपको टेस्ट दिए हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बिल्कुल सही होंगे। चलिए अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की। हमने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? अभी रिसेंटली एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है देखिए ये 3 वैज्ञानिक से रिलेट करती हैं, थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी और फ्रेड हॉयल। यहाँ पे देखिए फ्रेड हॉयल
सी ऑप्शन हमको दिख रहा है, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह ड्रॉप प्लैनेट की पहचान करें। तो ड्रॉप प्लैनेट वामन ग्रह जो है वो किसे कहा जाता है? प्लूटो को कहा जाता है। ए आंसर। निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? कोई भी देखिए यहाँ पर मून नहीं है। तो हमने बात करी थी मरकुरी और वीनस, इनके एक भी उपग्रह हमको नहीं देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र वीनस को भोर का तारा कहा जाता है। जमी हुई गैसों, चट्टानें और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? कॉमेट कहा जाता है, धूमकेतु। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है? नेपच्यून है। सन से अगर डिस्टेंस के मामले में देखें तो ये 8वें नंबर पर आता है, नेपच्यून। कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है, किसके बाहर है फ्रेंड्स? ये देखिए नेपच्यून के बाहर। मैंने आपको बताया था नेपच्यून की कक्षा से ठीक आगे तक हमको एक देखिए डोनेट के आकार का बेल्ट देखने को मिलता है, जो कि बर्फ, चट्टानों और धूल के पिंडों से बना हुआ है, जो कि बोने ग्रहों के घर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है बृहस्पति। निम्न में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूर्णन करता है? तो यहाँ पर देखिए बृहस्पति, शनि और बुध ये सभी सेम डायरेक्शन में गति करते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं। वहीं शुक्र जो है, वीनस जो है, ये इनके विपरीत डायरेक्शन में घूर्णन करता है, रोटेशन करता है। तो डी आंसर। निम्न में से किस ग्रह की परिक्रमण अवधि, रिवोल्यूशन टाइम जो है, मतलब सन का एक चक्कर लगाना, वो सबसे कम है? तो बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी जो है, उसका परिक्रमण अवधि जो है वो सबसे कम है, 88 डेज की। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह तो बुध है। मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर निबंध लिखा, तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है, सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन सा है? टाइटन है, तो उसी पर निबंध लिखा होगा। तो यहाँ पर टाइटन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कॉस्मोस का देखिए अर्थ क्या होता है? संसार, ब्रह्मांड। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने प्रकाश मिनट है? तो 8 प्रकाश मिनट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपको टेस्ट सेक्शन में दे रखे हैं। इस टॉपिक का आप अच्छे से टेस्ट लगाइए। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद बार बार उस टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। आपके इन्हीं मॉक टेस्ट में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए, स्टडी करते रहिए। 101% आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।